नमस्ते साथियों। आज गांव सरकार की 114वीं कड़ी में मैं आपसे बातचीत करूंगा। आज एक ऐसे गांव के बारे में मैं बात करूंगा जो दुनिया में सबसे धनी गांव में से एक है। अभी तो हम लोगों ने भारत के गांव की बात की, एशिया के गांव की बात की। आज हम दुनिया में जो सबसे धनी गांव है उसमें से एक है। और उसका आधार क्या है कि क्यों इतना धनी गांव है? क्योंकि इस गांव में सबसे ज़्यादा रुपया जमा है बैंकों में। इस गांव में, गुजरात का यह गांव है माधापर। इस माधापर गांव में कच्छ के पास है, कच्छ जिले में, भुज से मुश्किल से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसमें, इस गांव में 5,000 करोड़ रुपया गांव के बैंकों में जमा है। 5,000 करोड़, या समझ लीजिए, कल्पना आप कर सकते हैं कि किसी गांव में 5,000 करोड़ रुपया जमा होगा। और इस गांव में 17 बैंक हैं। 17 बैंक, देश के भी और विदेश के भी बैंक वहाँ उस गांव में है। आबादी ज़्यादा है, करीब करीब 95,000 की आबादी है और करीब 7600 गांव हैं। अब ये सबकी उत्सुकता होगी कि आखिर में ये गांव में इतना पैसा कहाँ से आ गया। या सबकी उत्सुकता हो सकती है कि इतना शहरों में, किसी शहर में 5,000 करोड़ नहीं जमा होगा तो। और इतने नहीं, वहाँ के जो पोस्ट ऑफिस है उसमें भी 200 करोड़ रुपया फिक्स डिपॉजिट लोगों ने जमा कर रखा। यह गांव है भारत का एक गांव, और इस कारण से वो दुनिया में विख्यात है। ये सबसे धनी गांव है। और आप सोचते होंगे कि इस गांव में बस बाहर का पैसा आता होगा और इसलिए वो पैसा इसीलिए जमा होता होगा, गांव में कुछ होता नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं। वहाँ गांव में पूरी तरह से लोग अपनी खेती भी करते हैं। इतना पैसा होने के बावजूद भी खेती करते हैं। किसी ने अपने खेत को बेचा नहीं है। खेती भी आधुनिकतम तरीके से करते हैं, जो सबसे आधुनिक तरीका है। और अपने खेत के जो उनके जो उत्पाद हैं, खासकर आम है, मक्का है, और भी गन्ने की भी खेती करते हैं, और भी जो चीज़ की बहुत सारी चीज़ों की खेती करते हैं, उसका उत्पाद जो है वह बॉम्बे में जाके बिकता है और अच्छे दामों में बिकता है। तो उसकी उनकी समस्या है पूरी खेती में। इतना पैसा होने के बाद भी बड़े उत्साह से खेती करते हैं। एक आदमी ऐसा नहीं है जो कि अपने खेती को न करना चाहता और बड़े शौक से करता है। तो ये इस गांव की विशेषता है। इसीलिए गांव है, खेती भी है और बाहर का पैसा भी है। बाहर का पैसा क्यों है कि इस गांव, अब वो हम आपको बताएंगे। तो अपना खेती, बाहर का पैसा और गांव के लोगों ने मिलके इस गांव को दुनिया का वो एक सबसे धनी गांव बना दिया है। और कोई सरकार की मदद से नहीं बनाया है, बिल्कुल सरकार की मदद से नहीं। वहाँ के गांव वालों लोगों ने अपने बूते पर इसको बनाया। देखिए, मैं इस बात को, इस गांव की चर्चा करना, इस माधापर गांव की चर्चा करना इसलिए मैं जरूरी समझता हूँ। अभी विस्तार से मैं उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे इस गांव का विकास हुआ। ये माधापुर गांव में सामान्य गांव ही तरह से था कि जैसे और गांव थे। और 60 के दशक से और 70 के दशक में देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन रोजगार का उतना संसाधन नहीं था। तो वहाँ से, माधापुर से लोगों ने विदेश में जाना शुरू किया। और वहाँ के नौजवानों ने अपना वहाँ से जाके विदेश में, खास करके इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, कनाडा गए, साउथ अफ्रीका गए, केनिया गए, और बहुत सारे देशों में उनको जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ से निकलने लगे। अब ये जो नौजवान जाके विदेशों में निकलने जो गए, उन्होंने ये काम किया कि अपने गांव को नहीं भूले। यही बात मैं विशेष रूप से अभी आपसे इस चर्चा में विशेष रूप से ये चर्चा करना चाहता हूँ कि गांव के लोग निकले, विदेशों में गए। और चूँकि विदेशों की करेंसी जैसे कि डॉलर का है, उसके मूल्य बहुत ज़्यादा होते हैं, या विदेशों के पैसे का मूल्य ज़्यादा होता है, भारत की मूल्य कम होता था। तो उस पैसे से उनको बहुत ज़्यादा कमाई किया उन्होंने। और वहाँ से जब वो पैसा उन्होंने कमाया तो ये गलती नहीं किया उन्होंने कि गांव को भूल गए। 1968 में जब
बहुत सारे लोग इंग्लैंड में इस गांव के पहुंचे थे। उन्होंने एक अपना एक संगठन बनाया, माधापार या माधापर जो भी कहिए, विलेज एसोसिएशन। अब देखिए यहीं से वहाँ की इस माधापर गांव के विकास की कहानी शुरू होती है। इंग्लैंड में उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, अपने गांव का एसोसिएशन। इससे उन्होंने दो बातें की। एक तो यह कि माधापार के बहुत सारे लोग थे, करीब करीब इस गांव के 64% लोग विदेशों में हैं। उस समय इस गांव के जितने लोग आए थे, काफ़ी संख्या में लोग नौजवान थे, और इंग्लैंड में ये संगठन बनाया। उससे उन्होंने उसी का एक ऑफिस खोला और वहाँ सब लगातार मिलने लगे। और एक ऑफिस उन्होंने अपने गांव में, गुजरात में माधापर में एक ऑफिस खोला। अब इससे क्या हुआ, उन्होंने दो बातें की। एक तो जो उनकी अपनी एक गांव की कम्युनिटी थी, जो गांव के लोग थे इंग्लैंड में बस गए, एक दूसरे को जानते नहीं थे, तो ये फ़ायदा हुआ कि गांव वहाँ के सारे लोग वहाँ आपस में मिलने जुलने लगे। तो उनके कम्युनिटी फीलिंग, उनके परंपराएं, उनके सांस्कृतिक तौर तरीके उन्होंने इंग्लैंड में भी रख के उसको संरक्षित किया। दूसरा, उनका ऑफिस में उन्होंने अपने कार्यालय यहाँ माधापार को खोला। तो उन्होंने सोचा कि हम यहाँ तो है ही हैं, अब गांव के भी विकास के लिए हम लोग कुछ न कुछ करेंगे। तो जो उन्होंने पैसा वहाँ कमा रहे थे, उस पैसे को उन्होंने सोचा कि हम गांव के विकास में लगाएंगे। जितना कमा रहे थे उन्होंने तय किया होगा कि हम इतना कुछ न कुछ अंशदान सभी लोग करेंगे और गाँव के विकास में लगाएंगे। इस तरह से शुरुआत उन्होंने किया, और ये भी तय किया कि हम जो पैसा यहाँ हम विदेशों में नहीं जमा करेंगे, हम अपने सारे पैसे अपने गांव में जमा करेंगे, ताकि वहाँ हमारे पैसे का एक तरह से हमारा जो हम पैसा कमा रहे हैं उसका फ़ायदा हमारे गांव को भी मिले और देश को मिले। अब ये स्थिति, आज की स्थिति ये है कि इसका परिणाम ये हुआ कि उस गांव में जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 5,000 करोड़ रुपया जमा है उसमें वहाँ। और अगर वो पूरी आबादी को निकाल लीजिए, उनकी 95,000 आबादी है और 5,000 करोड़ रुपया जमा है, तो प्रति व्यक्ति ऐसे औसतन अगर औसत निकालिए तो प्रति व्यक्ति 15 लाख रुपया आता है। मतलब उस गांव में हर आदमी का औसत, यह नहीं कह रहा कि सबके पास 15 लाख होगा, लेकिन अगर औसत निकाला जाए तो 15 लाख रुपया वहाँ के लोगों का एक एक व्यक्ति के हिस्से में आता है, 15 लाख रुपया। अब इतना संपन्न गांव तो कोई नहीं हो सकता, इतना संपन्न गांव तो शहर नहीं हो सकते, बड़े बड़े लोग नहीं हो सकते। ये है इस गांव की स्थिति। अब वहाँ उन्होंने इससे क्या क्या बनाया, जब पैसा आया तो एक कोई क्या क्या विकास किया, ये समझ लीजिए। उस विकास की जो इनका ये मैं जानने वाली योग्य बातें हैं कि क्या क्या उन्होंने अपने गांव में कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने प्ले स्कूल से लेके इंटरमीडिएट कॉलेज तक बहुत अच्छे शानदार स्कूल बनवाए, हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों विषय में उनके यहाँ से पढ़ाई उन्होंने शुरू किया। हेल्थ सेंटर बनाया, बिल्कुल आधुनिक हेल्थ सेंटर उन्होंने बनाया। कम्युनिटी सेंटर बनाया जाके सारे लोग वहाँ मिलने बातचीत कर सकें। इसके अलावा उन्होंने मंदिर बनाया, मंदिर गांव में, और मंदिर के ताकि एक उसका मंदिर के अलावा उन्होंने आधुनिक गौशाला, एक बहुत ही आधुनिक गौशाला उस गांव में उन्होंने स्थापित कर रखा है। तमाम गायें हैं और उससे उनको शुद्ध दूध मिलता है, और शुद्ध जो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं दूध के, आधुनिक गौशाला। इसके अलावा उन्होंने वृद्धा आश्रम, अच्छा वृद्धा आश्रम इसलिए उनको बनाना पड़ा कि वहाँ लगभग हर परिवार से लोग विदेशों में हैं, और औसतन कहा जाता है कि हर परिवार से 2-2 व्यक्ति विदेशों में। लेकिन कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिसमें कि सारे के सारे लोग विदेश चले गए, तो कोई जो बुजुर्ग लोग हैं उनको देखने वाला कोई नहीं है, तो उन्होंने वृद्धा आश्रम बनाए। और वृद्धा आश्रम वो भी कोई सामान्य धर्म का वृद्धा आश्रम नहीं है कि जाके वहाँ जाइए, बिल्कुल उन्होंने आधुनिक और मॉडर्न वृद्धा आश्रम, ताकि जैसे उनके माँ बाप उनके घर में रह सकते हैं उसी रहन सहन से वो लोग वृद्धा आश्रम में रह सकते हैं। और देखिए गांव में इस तरह का वृद्धा आश्रम बनाने का परिणाम हुआ कि उन लोगों को सिर्फ खाना पीना एक जगह तो मिलता है, और रहने का अलग लोगों के बीच में मौका मिलता है। उनके देखभाल लोग कर देते हैं, डॉक्टर हैं चाहे सब नर्सें जो होती हैं करती होंगी।
लेकिन कम्युनिटी में उनको ये नहीं लगता कि हम कहीं बाहर आके वृद्धाश्रम रह रहे हैं, वो गांव में ही है। तो उनको अपने गांव से में ही सारी चीज़ें, मतलब देखभाल के लिए वृद्धाश्रम है, बाकी वो गांव में अपनी उस कम्युनिटी में ही वो रह जाते हैं। तो उनको कभी इस बात का नहीं होता कि मेरे बच्चे बाहर हैं तो हम वृद्धाश्रम में उठा के फेंक दिए गए हैं, किसी तरह से जीविकोपार्जन करें, वो जीवन निर्वाह करें, ऐसा नहीं है। सारी सुविधा के साथ वो अपनी कम्युनिटी में ही रहते हैं, गांव में ही रहते हैं लोग। और ये बच्चे जितने विदेश गए हैं, वहाँ की एक परंपरा जैसी बन गई है कि जितने लोग भी गांव से बच्चे गए हैं, हर महीने 2 महीने की छुट्टी लेके गांव में आना ही है और आते रहते हैं और अपने परिवार के लोगों से मिलते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, गाँव के लोगों से मिलते हैं, और अपने जो जिनके बच्चे परिवार में सिर्फ वृद्धा लोग हैं, वो लोग उनसे अपना संपर्क बनाते हैं कि उनका देखभाल भी करते रहते हैं। तो ये उन्होंने एक परंपरा जैसी बना रखी है। तो एक वृद्धा आश्रम उन्होंने इस तरह का बना रखा है कि कोई किसी भी उनके बुजुर्ग को जीवन निर्वाह में कोई दिक्कत बिल्कुल ना आवे। ऐसा वृद्धा आश्रम मत समझिए जैसा कि हमारे यहाँ शहरों में इस तरह के वृद्धा आश्रम बना दिया और घर से निकाल बाहर कर दिया माँ बाप को। नहीं, वो एक सम्मानपूर्ण तरीके से वो पूरे गांव के लोग उनका ख्याल करते हैं। अब इसके अलावा जो है, उन्होंने गांव में जो खेती है, जो कृषि का काम है, उस कृषि के काम को भी पूरी की पूरी महत्ता दी। और खेती काम के लिए उन्होंने सबसे ये कि सिंचाई का जो संसाधन है उसको उन्होंने बहुत सुदृढ़ कर रखा है। वहाँ झील भी बनाया है, डैम भी बना रखे हैं, और बोरवेल भी बहुत सारे बना रखे हैं। आधुनिक रूप से पानी के जगह जगह उन्होंने कुएं बना के उसमें पानी की व्यवस्था कर रखी है, और पानी की बिल्कुल सिंचाई के लिए किसी तरह से पानी की दिक्कत बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से वो भी उन्होंने कर रखा है, सिंचाई की व्यवस्था भी कर रखी है। तो जो चीज़ें एक गांव को में रहने का और गांव के साथ साथ जो कृषि का, दोनों को उन्होंने बना रखा है। अब गांव में ये बाजार की हालत देखिए, उन्होंने एक बिल्कुल माल बना रखा है, और दुनिया भर के ब्रांडेड वहाँ सामान उसमें, जैसे दुनिया आप शहर के माल में जाइए उसी तरह गांव के माल में होता है। वहाँ खेल कूद के लिए उन्होंने बड़े बड़े पार्क बना रखे हैं, खेल मैदान बना रखे हैं। कोई ऐसा खेल नहीं है, जैसे टेनिस भी वहाँ आप खेल सकते हैं, बैडमिंटन के भी खेल कर सकते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं जो आप कल्पना कर सकते हैं कि आधुनिक जीवन का साथ निर्वाह करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो कर सकते हैं। और प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे भी उन्होंने इतना लगा रखे हैं कि बिल्कुल खूबसूरत जगह। ये सब उन्होंने गांव को, अब आप कहेंगे कि ये तो फिर शहर हो गया। जहाँ तक जो मकान है, सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, ये सब आपको लगेगा शहर जैसे। वहाँ सभी सड़कें चौड़ी है, सारे मकान पक्के हैं, कच्चे मकान तो एक भी नहीं है, सबके अपने पक्के मकान हैं। लेकिन उन्होंने उसके साथ कृषि का जो काम है वो भी बहुत उत्साह से करते हैं। कृषि के काम को उन्होंने छोड़ा नहीं है। और जैसे मैंने कहा, गौशाला बना रखा, बहुत सुंदर गौशाला, शानदार गौशाला बना रखा है। तो कृषि भी है, गौशाला भी है। तो इसलिए गांव के जो स्वरूप है, झील है, कुएं हैं, ये सारे गांव के स्वरूप को बिल्कुल वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इस गांव की देखिए एक विशेषता उन्होंने बना रखी है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो एक गांव से सारे देश के लोगों को कुछ चीज़ें को समझने के लिए और संदेश देने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। देखिए आज क्या हो रहा है, ये आज 60 के दशक में, कोई बहुत पुराना की हम बात कर रहे हैं, 60-70 के दशक में ये लोग गए, और उस समय जो लोगों ने एक दूरदर्शिता बनाई और उसे लोगों ने सोचा कि हमें अपने गांव को किस तरह विकसित करना है, और धीरे धीरे उन्होंने इस हालात में गांव को पहुंचा दिया कि आज उन्हें सरकार से कोई मतलब नहीं है, और एक संपन्न गांव, और इतना संपन्न गांव कि सारी सुख सुविधा उन्होंने गांव में इकट्ठी कर ली है। और गांव में जब भी आके रहते हैं, जो लोग उन्होंने ऐसी परंपरा बनाना की है कि जब तक नौकरी करना हो विदेशों में नौकरी करते हैं, और जब अंतिम समय में जब नौकरी का समाप्त हो जाता है तो समझते हैं कि चल लेते हैं गाँव में, और गाँव में सारी सुख सुविधा है जो उनको विदेश में, जो सुख सुविधा उनको विदेश में मिलते हैं वही सुख सुविधा मिलती थी। तो एक निरंतर एक धारा बह रही है कि वहाँ नौकरी करेंगे, फिर बुढ़ापे में आके, बुढ़ापा का या जब भी रिटायरमेंट, अपना काम से रिटायर्ड हो गए, जब मर्जी किया, काम से पैसे की कमी है नहीं, जब बन गया काम छोड़ के अपने गांव में आके और अपने लोगों के बीच में खेती बाड़ी करके
और एक अच्छा जीवन निर्वाह करने लगते हैं। उससे बेहतर ज़िंदगी अपने लोगों के बीच में, कोई पैसे की कमी तो है नहीं, पैसा जमा है बैंक में, एक बेहतर ज़िंदगी जीते हैं, खूब शानदार और शांतिपूर्ण ज़िंदगी जीते हैं। और यही भारत की परंपरा थी। पहले भी भारत के जो 60 के दशक के में इन्होंने शुरू करके अब ये व्यवस्था, जो इतना सुंदर व्यवस्था बनाई है भारत में, यही था कि गांव में कोई गांव छोड़ कर नहीं जाता था। गांव से गए लोग बाहर, उन्होंने नौकरी की और नौकरी से पैसा भेजते रहते थे, और जब भी छुट्टी मिलता था तो गांव में आके रहते थे, और जब भी गांव वो नौकरी से रिटायर हो जाते थे वो आके गांव में बस जाते थे। इधर क्या हुआ कि इधर जब भारत में जो जिस लोकतंत्र का जो तमाशा जब भारत में स्थापित हुआ और नेतागिरी जब से शुरू हुई और अफसरशाही शुरू हुई, तब से भारत का जो चरित्र है, गांव का चरित्र बिगड़ने लगा। हुआ क्या कि नेता लोग एमएलए हुए, एमपी हुए, मंत्री हुए, खूब लूटे पैसा। तो इन लोगों ने सोचा गांव में रहने में उनको अब बेइज्जती लगने लगी, तो उन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े शहरों में अपनी कोठियाँ बनाने लगी और वहाँ सारी सुविधा करने लगे। गांव में इस तरह से लूट के इतनी सुविधा दिखाते तो समझते लोग गांव वाले कि ये तो बड़ा लुटेरा है, तो गांव वालों को ये दिखाना है कि हम लुटेरे नहीं है। तो शहर में सारा लूट का सारा माल शहर में उन्होंने, नेताओं ने, जितने भी एमएलए एमपी मिनिस्टर बने, सब लूट के अपना शहर में उन्होंने अपने को बहुत व्यवस्थित कर लिया और गांव में अपना जाना धीरे धीरे बंद कर दिया। उनके बाल बच्चे सभी गांव में। यही काम अफसरों ने किया। बहुत सारे आईएएस अधिकारी बने, बहुत सारे पीसीएस अधिकारी बने, पुलिस में आईपीएस अफसर बने, बड़े बड़े अफसर बने, हर विभाग में बने। इन्होंने भी यही किया। उन नेताओं का जो नेताओं ने किया, लूटा, इन्होंने भी जहाँ जहाँ लूटा, लूट के वहाँ से गांव में से निकल के बाहर आ गए। अपने ये कहने की गांव में रहेंगे तो गांव में ये सुविधा नहीं है, गांव वाले झगड़ालू है, गांव वाले ईर्ष्या करते हैं, गांव में मुकदमेबाजी करते हैं, गांव के लोग जातिवादी हैं, सब उनको ऐसा कह के उनको एक हीन दीन गांव में भारत में सबसे व्यभिचारी लोग जैसे गांव में ही रहते हैं, इस तरह साबित करके इन्होंने अपने शहरों में अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया, जाल बिता दिया। आज कोई नेता का आप देखिए कोई अस्थायी रूप से गांव में नहीं रहता, सारे कोई नेता या अस्थायी रूप से गांव में रहता, सब शानदार शहरों में बड़े बड़े कोठियों में रहते हैं और इक्के दुक्के जब वोट का समय आता है तो वहाँ चले जाते हैं। तो ये तो आप जानते ही हैं कि गांव तो इन समय नेताओं ने, अफसरों ने वोट और नोट का साधन बना दिया है। इन दोनों ने मिलके गांव उनके लिए वोट और नोट का साधन है। बस वोट और नोट का जब वक्त आता है तो बस गाँव जाते हैं, बाकी उनसे कोई गाँव का मतलब नहीं। अब बताइए आखिर में ये भी तो गांव माधवपुर के लोग भी तो एक उनके ये लोग अगर ये सोचे होते कि हमें भी ऐसा ही करना है, उनको एनआरआई है, उन्हें विदेश में हर जगह उन्हीं जगह है, और किस चीज़ की कमी थी? आज भी उनको किसी चीज़ की कमी है? किसी चीज़ की कमी नहीं है। और क्यों वो आएंगे इस गांव में बसने के लिए? वहाँ अब अमेरिका है, कनाडा है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, ये ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ का जीवन स्तर बहुत ऊँचा है। वो छोड़ के क्यों गाँव में अपने पैसा लगाएंगे और क्यों गाँव में बसेंगे? लेकिन नहीं, उन लोगों ने जिन लोगों ने ये शुरुआत की, उनकी सोच देखी। और मैं तो गुजरात के उस लोगों की सोच को मैं अपने तहे दिल से मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ कि कितना बढ़िया उन्होंने एक सोच विकसित किया। और इसका परिणाम क्या हुआ कि विदेशों में कमाए, अपने देश, अपने गांव को विकास किए, और उस पैसे से जो बैंकों में जमा हुआ है 5,000 करोड़, आखिर में उसका लाभ तो देश उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है? तो न केवल उन्होंने अपने की विकसित किया, गांव को विकसित किया और देश को विकसित किया। हमारे यहाँ ये आजकल जो नेता और अफसर जो इस तरह से भारत में कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि गांव को तो विकास से कोई मतलब नहीं है, उनको जाना ही नहीं है वहाँ, तो गांव को लूटे या और अन्य जगहों से लूटे। वो जो पैसा है वो बैंक में जाएगा नहीं इनका, वो सब ब्लैक मनी का पैसा है। तो उनका पैसा ईमानदारी कमाई का तो पैसा है, सब ब्लैक मनी का है। उस ब्लैक मनी से ब्लैक धंधे में लगाते हैं और भ्रष्टाचार को फैलाते हैं, और को न वो अपने विकास में लगाए और न उन्होंने देश सेवा में लगा रहे हैं। और ये हैं, और कहने के लिए कि उनको हम बड़े राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रभक्त हैं,
और वो जो NRI है वो विदेशों में रह के इस देश का जो में योगदान कर रहा है, उनकी स्थिति आप देख लीजिए कि किस तरह से योगदान कर रहे हैं। तो ये जो हालात इस देश की जो है, ये कितना उन लोगों से सीखने की ज़रूरत है माधापार से, कि किस तरह से वह अपने विकास के साथ साथ गांव और देश के विकास में योगदान कर रहे हैं। अब वही मैं एक बात इसीलिए बार बार कहूँगा कि बार बार मैं कहता हूँ कि गांव के लोग, जो आपके अंदर ये धारणा फैल गई है कि गांव तो बेकार है, और ये धारणा है, ये है नहीं, ये बनाई गई है। ये बनाई गई है कि आप बिल्कुल बेकार हैं, किसी लायक नहीं हैं। अगर गांव इतने बेकार होते, अगर गांव किसी लायक नहीं गांव वाले थे, तो फिर उस गांव को फिर दोहराऊंगा कि माधापर के लाओ ने क्यों ऐसा सोचा कि हम अपने गांव को विकसित करें। वो कोई इंग्लैंड तो था नहीं माधापर, सामान्य गांव के थे 64 के पहले। उस जब मैंने बताया कि 60 के दशक में जैसे सामान्य गांव है, तो वैसे वो भी गांव था। अब इसी तरह और भी मैं बार बार हर गांव का मैं जिसकी चर्चा करता हूँ आपको बताता हूँ, कोई गांव कोई विशेष गांव नहीं थे कि बहुत पहले से ही संपन्न थे और सरकार ने बड़ा पैसा दे दिया और सरकार ने उनकी व्यवस्था बना दी। सरकार से तो इसी गांव में तो कुछ भी नहीं लेते हैं, सारा व्यवस्था खुद करते हैं। तो ये गांव के बारे में इस अवधारणा, फिर मैं दोहराता हूँ बार बार इस बात को, इसी वक्त आपके दिमाग में बैठ जाए कि गांव में ये अवधारणा दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि गांव में सब कुछ नहीं हो सकता है। गांव से आप पैसे भी निकल के आप पैसा भी कमा सकते हैं, फिर गांव में आकर सुख से अपने परिवार के साथ रह भी सकते हैं, बड़े ठाठ से रह सकते हैं। शहरों में जाके आप क्या हो रहा है कि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे शहर लोग, बड़ी बड़ी कोठियाँ तो बन गई, चूँकि नंबर 2 के पैसे थे उससे कोठियाँ बन गई, ठाट बाट हो गया, गाड़ी घोड़ा हो गया, फिर उनका बच्चा कहीं और निकल गया, तो वो इनका मान लीजिए किसी ने गांव से निकले, लूट का पैसा था, लखनऊ में कोठी बन गई। अब लखनऊ में अब इनकी कोठी बन तो गई, लड़का चला गया अमेरिका चला गया, वो अमेरिका में बस गया, लखनऊ में बस गए, और गांव भी छूटा। तो गांव में गया इनका लखनऊ, ये अब दो बुढ़ापे में इनका अकेले बैठे हुए हैं, अपनी कोठी को निहारते रहते हैं, कोठी भी जा रही है और लड़का को आना नहीं है। तो न घर के रहे, न घाट के, न गांव के रहे, न लखनऊ के रहे, और न रहे अमेरिका। अब वो लड़का भी अमेरिका में एक आध पीढ़ी के बाद वो उसकी भी कहा, उसका लड़का पता नहीं अमेरिका में रहेगा कि लंदन में रहेगा कि साउथ अफ्रीका में, या क्या होगा उसका कुछ पता नहीं। तो किसी उनका ऐसे लोगों का कोई एक पैसे का योगदान इस समाज में नहीं। न उन्होंने गांव में कोई योगदान किया, न इस शहर में नंबर, जैसे मैंने कहा नंबर 2 के पैसे हैं, उससे योगदान देश के विकास में हो नहीं सकता। न शहर में कोई योगदान किया, और न ही विदेश में गए तो जो कुछ उनके बच्चे गए तो उन्होंने भी कोई योगदान नहीं किया। ऐसे नालायक लोग, ऐसे देश के ऊपर भार है, ऐसे भार के जो देश के ऊपर भार बन के देश के पैसे से जिन्होंने ये इस तरह से समाज का, भारत का निर्माण कर रहे हैं, इससे आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। मैं नहीं चाहता कि इन लोगों को मैं कोई अपशब्द कहूँ, लेकिन कभी कभी गुस्सा आता है कि इस तरह से आपने, अरे भाई आप गांव शहर आते और आके आप अपना शहर में आप जो कमाई करते करते गांव में भी अपना योगदान करते रहते, तो गांव में ये स्थिति नहीं होती। गांव छोड़ दिया, और गांव जब छोड़ दिया तो गांव में वही लोग गांव में रह गए जो कि अनपढ़ थे, गंवार थे, उनको इतनी समझ नहीं थी, गरीब थे, सबसे बड़ी गरीब थे, तो वो उनको पैसा उनके पास था नहीं कि कोई हाथ देता। हाँ, एक बात मैं कहूँगा कि हमसे लोग कहते हैं कि आप भी तो आके लखनऊ में और मकान बना कर आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बताऊँ इस बारे में कि ये बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि आप भी तो वही कर रहे हैं कि अपने गांव में से निकल के आप लखनऊ में बस आकर रह गए, तो आप कौन सा बड़ा योगदान कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये इस बात को स्पष्ट करने से जरूरी है, कभी कभी ये सवाल उठाए जाते हैं। देखिए, मेरा गांव कोई बहुत बड़ा गांव नहीं है। मेरे गांव में मुश्किल से 2000 की आबादी है और उसमें 300 घर हैं। मेरे गांव में सिर्फ मेरा ऐसा परिवार है जो कि पढ़ लिख के बाहर निकल पाया, सिर्फ एक परिवार। और इस एक परिवार में ऐसे हैं कि 5-7 लोग हैं जो कि अच्छा खासा कमाई कर लेते हैं। एक मध्यम वर्ग की कमाई हम लोग कर लेते हैं। अब ये समझिए कि अब फिर भी हम लोगों ने निश्चय कर रखा है कि हमेशा कोई न कोई गांव का सहयोग हम लोग करते रहते हैं हर तरह से।
नियमित रूप से, एक तो हम लोग सब लोग जुड़ते हैं अपने गांव में, जब भी वहाँ एक साल में एक बार गांव में जुट के सारे लोग जो उसमें शंकर जी का जो साल में एक दिन अरे उसको हम देखिए अभी हम बताते हैं। तो हम लोग आज इस बार 18 फरवरी को फिर जुटेंगे। तो हर बार जुट के गांव के लोगों के साथ उठना बैठना, उनको खाना पिलाना, उनका जो छोटा मोटा सहयोग हम लोग दे सकते हैं करते रहते हैं। ये नियमित रूप से शिवरात्रि को, हाँ हर बार शिवरात्रि को हम लोग जुटते हैं और ऐसा करते रहते हैं। और भी जिस तरह के छोटे मोटे सहयोग करते हैं। अब एक ही परिवार का, वो भी मध्यम वर्गीय परिवार, कितना कर सकता है गांव के लिए, लेकिन जितना भी हम लोग हो सकता करते हैं। अगर लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के तमाम गांव में आपको उदाहरण देना चाहूँगा, जहाँ बहुत सारे IPS अधिकारी IAS अधिकारी निकले, पूरा गांव में बहुत सारे IAS अधिकारी। उस गांव का हालत जाकर देखिए कि क्या हालत है। कोई गांव का कोई सहयोग नहीं करते हैं, सब बड़े बड़े शहरों में जाके बस गए। कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ बहुत सारे लोग सेना में रहे हैं, सब शहरों में जाके बस गए, उस गांव के बाद कोई परवाह नहीं करते। कोई ऐसे गांव है कि उसमें एक से एक बड़े बड़े नेता पैदा हो गए, खूब वहाँ अपनी कमाई किए हैं, वहाँ उस गांव के हालत जाके देखिए। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हम ही नहीं कर रहे कि सारे गांव के जैसे हम एक साथ एक जैसे हो जाएंगे। जिन जिन गाँव में जो सक्षम लोग हैं, उन लोगों के लिए ये एक संदेश है कि जितना आप करते हैं, हम ही नहीं कर रहे कि आप सब माधा पर की तरह से ही आप अपने गांव को इतना बड़ा कर देंगे। उस गांव के लोग हैं, उस गांव के चरित्र है, उन गांव के लोगों के एक सोच है, उन लोगों का एक संकल्प है। हम नहीं चाहते इतना बड़ा संकल्प हर गांव के लोग लेंगे, लेकिन अभी भी बहुत सारे गांव हैं, बहुत से गांव के लोग हैं, बहुत सारे अधिकारी हैं, बहुत सारे लोग हैं। अगर ये ध्यान दें तो ये गाँव इनके बिना सरकारी सहयोग के हो सकते हैं। लेकिन मैं तो आपसे बार बार कहता हूँ कि ये तो गांव को अपने बूते बनाए, लेकिन जो गांव सरकार की जो अवधारणा है, वो मेरी अवधारणा इसलिए है कि जब गांव की सरकार बनेगी तो छोटे से छोटे गांव, जैसे चाहे उसकी आबादी 1000 की हो या 2000 की हो या 500 की आबादी हो, सब गांव के लोग अपने मिलके अपने गांव को विकसित करना शुरू कर देंगे। और जब सब लोग विकसित करना शुरू कर देंगे तो हर गांव का संपन्न गांव होगा। और हर तरह से देखिए, संपन्नता, गांव की संपन्नता केवल इस चीज़ से नहीं है कि हम पैसा कमा लें। बार बार मैं कहता हूँ, हमारा है गांव के बारे में जो संपन्नता, क्या कहें, मैं तो स्वर्ग कहता हूँ कि वहाँ सब कुछ हो, है पैसा भी हो, संपन्नता भी हो, प्रकृति भी हो, वहाँ सब आपस में प्रेम भाव भी हो, वहाँ हमको स्वास्थ्य भी हो, वहाँ शिक्षा भी हो, वहाँ आध्यात्म भी हो, वहाँ चरित्र हो, वहाँ आपस में मेल हो। ये सब चीज़ें उस गांव के विकास के लिए हम जब बात करते हैं गांव को स्वर्ग बनाने की, और ये तभी होगा जब गांव सरकार बनेगी। तो एक बार फिर आपसे मेरा निवेदन है कि इन उदाहरणों को देख के आप ये हीन भावना से मुक्त होइए कि हम अपने गांव को स्वर्ग नहीं बना सकते हैं, और फिर जितना आप कर सकते हैं अपने संसाधनों से वो करिए, और नहीं कर सकते हैं तो गांव सरकार के लिए निरंतर अपना संघर्ष जारी करिए। गांव सरकार बनेगा तो निश्चित रूप से गांव स्वर्ग बनेगा। गांव स्वर्ग बनेगा तो आप कल्पना करिए कि देश कितना बड़ा, भारत का महानता किस शिखर पर पहुंच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।